अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो बता दूं कि होता क्या है। ओके, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके बच्चों, कि पहले हम इसको डिफाइन कर लें। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस कोई भी मॉलिक्यूल है, मेनली एरोमेटिक होते हैं ये, तो उनमें किसी भी एटम या ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये है कि ग्रुप और एटम ऑफ रिएक्टेंट molecule substituted by electrophilic group और atom मीन्स हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए बच्चों कि किसी भी मॉलिक्यूल के एटम या ग्रुप का जब सब्स्टिट्यूशन किससे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप या एटम मींस इलेक्ट्रोफाइल से, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स मेनली गिव, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक substitution in benzene ring। समझ गए हैं? इन विच हाइड्रोजन जो होगा बच्चों, हाइड्रोजन एटम ऑफ रिंग substituted by इलेक्ट्रोफाइल। तो जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे, एरोमेटिक फंक्शनल कंपाउंड्स पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि इनमें ये कॉमन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, हम एक जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें कि ये है हमारे पास बेंजीन, हम जानते हैं इसमें सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप आएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ कोई कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा आपको। तो ये जो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन जो एटम है, ये प्लस के फॉर्म में हटेगा और ये माइनस, ये वाला प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पोजीशन में आ जाएगा। और जब हाइड्रोजन हटता है तो वहाँ का नेगेटिव चार्ज ही उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा दिखेगा और ये निकल जाएगा H, जो किसी भी बेस के थ्रू निकलता है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हो सकता है, ठीक है, इस तरह का। और जब आप कोई एरोमेटिक फंक्शनल कंपाउंड लेते हैं कि यहाँ पर कोई जो ग्रुप है, मान लो X कोई ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो तीन कंडीशन हो सकती हैं कि वो X के रिस्पेक्ट में ऑर्थो में जुड़ जाए, X के रिस्पेक्ट में पैरा में जुड़ जाए, या X के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो इस तरह से ये X है और ये मेटा में जुड़ जाए। तो जब ऐसा दिखेगा तब हम इसे बोलेंगे ऑर्थो पैरा इफेक्ट, डायरेक्शनल इफेक्ट, और ये है कौन सा बच्चों, मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। तो हम इसे अलग से डिटेल में, तो इस तरह से बेंजीन में जो हाइड्रोजन एटम थे, समझ गए बच्चों, वो किसके थ्रू हट गए, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। तो इस तरह से बेंजीन में रिंग में एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
अब जो हमें मेन देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं ये बता दूं बच्चों की इलेक्ट्रोफिलिक, पहले तो ग्रुप बता दूं इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स क्या होंगे। जैसे ई की जगह पर क्या होगा, NO2+ हो सकता है, समझ गए ना। हेलेनियम आयन हो सकते हैं जैसे क्लोरेनियम आयन, ब्रोमेनियम आयन, आयोडेनियम आयन, इस तरह के। आर ग्रुप हो सकते हैं जैसे कि CH3 है, ठीक है, CH3 CH2+ है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इस तरह से। यह टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप भी हो सकता है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना। SO3 हो सकता है, RCO+ हो सकता है। इस तरह के ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब देखो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बता दूं, जैसे कि टाइप्स में आएंगे आप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, है ना। एक होती है, जैसे फर्स्ट है नाइट्रेशन, समझ गए बच्चों। नाइट्रेशन में क्या होगा, आप देखोगे कि ये सपोज हमारे पास बेंजीन रिंग है, हम यहाँ नाइट्रिक एसिड लेंगे ऐसे, यहाँ पर हम H2SO4 भी ले सकते हैं, टेम्परेचर होगा तो ये ग्रुप हटेगा, और इस तरह से नाइट्रिक एसिड यहाँ पे NO2 आ गया और ये H2O रिमूव होगा इस तरह से, ये OH, ये माइनस और ये प्लस। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एक बेस की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि वो OH दे रहा है और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सल्फोनेशन है, समझ गए बच्चों कि सल्फोनेशन भी देखोगे आप, सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है, H है, यहाँ पर SO3 हो सकता है और यहाँ पर H2SO4। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रिएक्शन में SO3H आ जाएगा, इस तरह से एंटर कर जाएगा। तो ये क्या बना था, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक इसी तरह से तीसरी रिएक्शन देखो, हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन से रिएक्शन, कि यहाँ पर हम ये ले लें H, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर AlCl3 एनहाइड्रस, तब आपके पास यहाँ देखोगे क्या बन जाएगा, प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन, ओके। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर हम H ले लें और ये है Br, AlBr3, तो यहाँ पर आ जाएगा Br और ये है HBr, समझ गए ना। यहाँ पर अगर हम H ले लें और आयोडीन ले लें तो आयोडीनेशन हो सकता है इस तरह से, लेकिन आयोडीनेशन आप देखोगे जो है HiO3 की प्रेजेंस में चलता है, ताकि बना हुआ Hi न्यूट्रल हो जाए और इससे रिएक्शन रिवर्स ना हो, इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है। अभी हम देखेंगे और आइसोटोपिक इफेक्ट भी देखेंगे नहीं में। ठीक इसी तरह से फ्रीडाल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, समझ गए बच्चों। फ्रीडाल-क्राफ्ट रिएक्शन एक होगी एल्काइलेशन, समझ गए ना। एल्काइलेशन, जैसे जैसे एल्काइलेशन होगा और रेट बढ़ता है, जबकि एसाइलेशन में कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ है H, ये है XR, प्रेजेंस होगी AlCl3 एनहाइड्रस, समझ गए बच्चों। तो यहाँ से ये रिमूव होगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ग्रुप जो है R, और ये क्या है HX, एल्काइल बेंजीन। अगर हम मिथाइल ग्रुप ले लें तो टालुइन बन जाएगा, मतलब मिथाइल बेंजीन। एक एसाइलेशन होगा, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप एंटर होगा, मतलब यहाँ H है प्लस Cl CO, ये R है, वही AlCl3 की प्रेजेंस में। तो एक एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा बच्चों ये,
प्लस HX या HCl, तो ये जो बनेगा एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। अब मैं ये बता दूं कि अगर CH3 COCl लिया गया है तो इसी को बोला जाएगा एसिटाइलेशन, समझ गए ना। और जो प्रोडक्ट होगा उसमें आप देखोगे कि क्या आएगा, COCH3 हो जाएगा। अगर C6H5 COCl ले लेंगे तो ये है बेंजोइलेशन, समझ गए बच्चों। और इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा C6H6, ये है एसीटोफिनोन, जबकि ये क्या है बच्चों, बेंजोफिनोन, इस तरह से। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा और देखोगे, ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन होती है बच्चों एक। इसमें जब आप देखोगे कि रिएक्शन किसके बीच में है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो यहाँ CO, यहाँ AlCl3 और HCl, तो ये इधर एंटर हो जाएगा, CHO आ जाएगा इस तरह से। ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन कोच राइमाटिमान, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एक फंक्शनल कंपाउंड में भी दिखती हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मैं इन सब की एक कॉमन मैकेनिज्म बताता हूं। पहले तो ये बता दूं कि यहां रिएक्शन, समझ गए ना, यहां इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, यहां इलेक्ट्रोफाइल, यहां बेस और यहां पर प्रोडक्ट। देखो जैसे यहां पर हम देखें कि क्या प्रोडक्ट्स और क्या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। जैसे अभी आपने देखा कि यहां पर आपने देखा नाइट्रेशन, ठीक है, तो नाइट्रेशन में HNO3 प्लस H2SO4, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 प्लस, और जो बेस होता है वो HSO4 माइनस होता है या फिर OH, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है नाइट्रोबेंजीन। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन, समझ गए बच्चों। और आगे देखो एक रिएक्शन नाइट्रेशन की अभी आप समझे, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में H2SO4 कॉन्सनट्रेट और SO3 लिया जाता है। इसमें SO3 एंटर करेगा, HSO4 माइनस, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और देखो पहले मैं इनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हैलोजनेशन, हैलोजनेशन में आप देखते हैं कि क्या लिया जाता है, हैलोजन X2 और AlX3 या X2, ठीक है, FeX3, इस तरह से। इसमें हेलेनियम आयन होंगे जैसे क्लोरेनियम आयन, ब्रोमेनियम आयन, आयोडेनियम आयन, और जो इसमें प्रोटॉन को बाहर निकालेगा वो AlCl4 होगा, या हम ये कहें AlX4 1-, और इस तरह से रिंग में क्या जुड़ा दिखाई देगा, X, हेलोएरिन, ठीक है। इसी तरह से और देखो, अगर आपने फ्रीडल क्रॉफ्ट कराई है, ठीक है, फ्रीडल क्रॉफ्ट, तो यहां पर आप देखते हैं कि या तो RX और AlX3 या RCOX और AlX3, ठीक है, या फिर RCH CH2 AlX3 या RCH CH2 H2SO4, इस तरह के रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें R+ होगा या RCO+, AlX4 माइनस, या तो एल्काइल बेंजीन बनेगा बच्चों या फिर एसाइल बेंजीन बन जाएगा। और भी बहुत सी हैं लेकिन हम इतनी बहुत हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैंने बता दिया आपको। अब देखो यहां पर एक मैकेनिज्म लेते हैं, ओके। मैकेनिज्म में आप देखोगे कि
जो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक रिएजेंट है ई, और मैं इसे बी की फॉर्म में लिखूँ, ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिसमें एक प्लस पार्ट है, ये है माइनस। मतलब जैसे यहाँ पर NO2 और ये है OH, जब आप नाइट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक इसी तरह से ये R प्लस है, ये X माइनस है, यहाँ RCO है, X माइनस है, यहाँ हैलोजन है, यहाँ SO3H है और यहाँ OH है, इस तरह से। तो ये ग्रुप ऐसे ब्रेक होंगे और ये इस तरह से E प्लस और प्लस ये बेस हो गया। मतलब यहाँ आपके पास NO2 प्लस हो सकता है, R प्लस हो सकता है, RCO प्लस हो सकता है, हेलेनियम आयन हो सकता है, SO3 हो सकता है या SO3H हो सकता है, यहाँ पर OH माइनस हो सकता है, हेलेनियम आयन हो सकता है, हेलेनियम आयन हो सकता है, इस तरह से HSO4 माइनस हो सकता है। ये पहला स्टेप, ठीक है बच्चों। फिर दूसरे स्टेप में देखो, ये जो है बेंजीन रिंग, समझ गए ना। अब बेंजीन रिंग में ये है H, यहाँ कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ अटैक करेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये है H और ये है E, ये क्या है प्लस, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ H, यहाँ E, डबल बॉन्ड, यहाँ H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, या एक और रेजोनेंस बनेगा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ H है, ये E है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और इन सब का एक हाइब्रिड हम बना दें तो वो ऐसे लेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है, आप देख रहे हैं कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों, 3 में। हम इसको ऐसे ले लें, मतलब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे। तो ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है ये, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये स्लो स्टेप है, क्या है बच्चों, ये स्लो स्टेप, और यही RDS है। ध्यान रखें कि ये RDS किस किस के लिए होता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सॉरी नाइट्रेशन हो गया, क्लोरीनेशन ये हो सकता है, ब्रोमिनेशन, ठीक है, फ्रीडेलक्राफ्ट, जो फ्रीडेलक्राफ्ट है उसमें ये स्टेप हो सकता है, ये है, इनमें ये RDS स्टेप होता है। और तीसरा स्टेप होगा बच्चों कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये है H। अब यहाँ पर जो बेस है ना, वो इसको प्रोटॉन को निकाल देता है और रिंग ऐसे पूरी हो जाएगी। यहाँ H और सॉरी H हट गया अब यहाँ से, इस तरह से देखो ये जो बॉन्ड था ये वाला, ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा ऐसे, और हमारे पास अब जो प्रोडक्ट बना ये, और यहाँ निकल गया BH, और यही हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट है। बात क्लियर है। तो इस तरह से पहले इलेक्ट्रोफाइल बना, फिर उसका अटैक हुआ रिंग में, और इसका जो RDS है वो अटैक पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होना, यही एक क्या है, RDS है। तो देखो बच्चों, इसका अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लें और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ओके, तो देखो ऐसा डायग्राम होगा। ये है हमारे पास बेंजीन और ये था हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इन दोनों में टक्कर हुई और इस तरह से आप देखोगे ये आएगा। यहाँ पहुँचते पहुँचते समझ गए ना, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि और भी छोटी छोटी सी ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, लेकिन हम सीधा ये बनेगी। और फिर जब इसमें रेजोनेंस होगा बच्चों, तो रेजोनेंस में यहाँ H, ये E
और हम ऐसा ले लेंगे, रेजोनेंस के कारण एनर्जी थोड़ा सा डिक्रीज होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टेट के लिए हो गया, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रोटॉन का रिमूवल होना है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दें और यहाँ पर है H, और अब यहाँ पर जो है ये बेसिक ग्रुप आके अटैच होगा। अब जब ये अटैच होगा और इस तरह से, तो फिर एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन निकालने के लिए जब फिर उससे कौन टकराएगा? बेस। और फाइनली हमारे पास अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो जाएगी और रिंग पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड अंदर आएगा और इस तरह से ये बेस के साथ क्या हो गया बच्चों? निकल गया। तो ये एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हैं ये वाली TS1 और ये है TS2, तो TS1 की एनर्जी TS2 से ज़्यादा है, तो यही क्या है इसका? RDS मीन्स रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। तो इस तरह से अगर हम इस डायग्राम से देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये जो है K और यहाँ पर C6H6 बेंजीन और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इन्हें बोलते हैं SE2 रिएक्शन बाइमोलिकुलर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा बच्चों? 2, और मॉलिकुलरिटी भी कितनी हो जाएगी? 2। तो ध्यान से देखो यहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन interaction of electrophile with benzene and breaking of pi bond, not depend upon removal of proton. Therefore, ठीक है, रिएक्शन रेट जो होगा, रिएक्शन रेट जो है नॉट अफेक्टेड बाय आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, मीन्स रिएक्शन not so आइसोटोपिक इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि यहां पर जो रिएक्शन का रेट है TS1 पे डिपेंड कर रहा है, और TS1 में आप देख रहे हैं कोई प्रोटॉन रिमूवल नहीं हो रहा है, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की इंटरएक्शन हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा। अब हम यदि H हटा के T लगा दें या D लगा दें, आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन करा दें, तो रेट पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट में प्रोटॉन का निकलना रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप नहीं है। तो इसका मतलब है कि चाहे C6H6 हो, C6D6 हो और चाहे C6T6 हो, जो रेट है किसके लिए? रेट ऑफ नाइट्रेशन, हैलोजनेशन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट, ठीक है, ये रहेगा सेम। मतलब तीनों में से चाहे हाइड्रोजन ले लें, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनमें इसका रेट इससे इफेक्टेड नहीं होगा। तीनों में सेम इलेक्ट्रोफिलिक रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों कि इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेम होगा तीनों में। यहाँ पर प्रोटॉन का रिमूवल एक क्या नहीं है? रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप नहीं है। तो यहाँ बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है बच्चों कि जो सल्फोनेशन है, समझ गए ना, सल्फोनेशन, उसमें आप देखोगे कि ये है हमारे पास H,
और यहाँ SO3 एंटर होता है तो ये बना S डबल बॉन्ड O और ये क्या है OH। तो ये जो OH होता है ना बच्चों, ये है यहां पर अटैक करने लगता है, मतलब ये बॉन्ड यहां तो ये बॉन्ड यहां आने लगता है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहां पे अटैक कर देता है ये, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। समझ गए ना, ये अपने आप हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। तो प्रोटॉन का यहां पर जो है ये वाला बॉन्ड यहां इसका एंटर होना, ये दोनों पे मतलब ये RDS है इस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें ग्राफ दिखता है ना, उसमें एक प्रकार से ये ऐसी ग्राफ आएगा कि जो TS1 है और TS2 है दोनों की एनर्जी बराबर है। इसीलिए क्या होगा कि प्रोटॉन का रिमूवल और प्रोटॉन SO3, ठीक है, इसका एंटर होना, ये दोनों रेट डिटर्मिनेटिंग हो जाएंगी क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर हो गई, TS1 और TS2 की। तो जब एनर्जी बराबर है तो यहां पर प्रोटॉन का जो रिमूवल हो रहा है ये है, और यहां जो प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है SO3 के थ्रू, ये एक रेट डिटर्मिनेटिंग होगा। तो यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि दोनों रिएक्शन में कि ये है, तो यहाँ रेट डिटर्मिनेटिंग होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो RDS है, ठीक है, ऑल्सो डिपेंड ऑन, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड बाय आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। दस सल्फोनेशन, अभी और एक और बता दूं मैं आपको, और आयोडोनेशन, बोथ शो आइसोटोपिक इफेक्ट। समझ गए बच्चों, ये दोनों क्या शो करती हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट। मींस C6H6 लेंगे तो सबसे ज़्यादा रेट होगा C6D6 और C6T6 यहाँ पर ये होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि CH की बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा है CD की और CD से ज़्यादा है CT की। तो ये इनकी बॉन्ड एनर्जी का है और ये इनका रेट है SE2 टाइप की रिएक्शन का। अगर आप एक ग्राफ से समझें तो यहाँ पर ये है हमारे पास, ठीक है, बेंजीन, और यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से देखिएगा आपको 1 2 3 कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर H है या D है या T है। तो ये वाली रिएक्शन होगी C6H6 के साथ, ये वाली होगी C6D6 के साथ, और यहाँ होगी C6T6 के साथ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसकी TS2 बनने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये तो तीनों के लिए सेम है क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग है, ना कि T की या H की हटने की रेट। कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो है प्रोटॉन का रिमूवल यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड की केवल क्या चल रही है, ब्रेकिंग चल रही है। तो यहाँ पर चाहे H हो, चाहे D हो, चाहे T हो, ये तो सेम हो जाएगा यहाँ पर रेट, ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ के बाद जो है, इस पॉइंट के बाद प्रोटॉन का रिमूवल जो है वो अलग अलग आएगा। तो बात समझ गए ना। तो इस तरह से सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, अगर ये क्वेश्चन में आता है कि किस में आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा, तो इन दोनों रिएक्शन में। मीन्स मैं यहाँ पर ऐसे कह दूं कि ये है बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर आयोडीन का एंटर हो रहा है, तो यहाँ पर आइडोबेंजीन बन रहा है ऐसे, ठीक है, और HI, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है।
अगर इसको रिवर्स नहीं करनी होने देनी तो यहाँ अगर हम HiO3 या HNO3 या HgO ये ले लें और आयोडीन, तो ये इरिवर्सिबल होगी बच्चों। समझ गए ना? इस तरह से ये रिवर्सिबल नहीं होगी। तो इन दोनों रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट आता है। तो ये दोनों मैंने अच्छी तरह से समझा दिया, आइसोटोपिक इफेक्ट और इस तरह से। फिर एक चीज और बता देता हूं बच्चों, ताकि फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो है डायरेक्शनल इफेक्ट। क्या है? डायरेक्शनल इफेक्ट। समझ गए ना कि हम डायरेक्शनल इफेक्ट को और समझ लें ये क्या है। तो क्या होता है कि न्यू पोजीशन, ठीक है, न्यू पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, कि न्यू पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डिसाइडेड बाय previous electrophile of mono substituted group, it is called, समझ के बच्चों, यही क्या है? डायरेक्शनल इफेक्ट। कि बेंजीन में पहले से कोई ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और उसमें नया कोई इलेक्ट्रोफाइल एंटर होता है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी रिंग में? न्यू पोजीशन, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है? डायरेक्शनल इफेक्ट। देखो ऐसे समझो आप कि ये बेंजीन है और यहाँ कोई एक्स ग्रुप जुड़ा है, ये आया इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या है बच्चों? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। समझ गए ना? यहां इलेक्ट्रोफाइल आया, इसने बेंजीन रिंग में अटैक किया, एक्स तो अपनी जगह बना है। अब मान लो वो ऑर्थो और कहां एंटर हो जाता है? पैरा पोजीशन में केवल ऐसे, या फिर एक सब्स्टिट्यूएंट यहां बनाता है पैरा पोजीशन में। तो ये जो इफेक्ट है इसको बोला जाता है ऑर्थो पैरा इफेक्ट। समझ गए बच्चों? अब ये किन में मिलता है? तो देखो एक्स ये ग्रुप हो, जैसे NH2 है, ठीक है, OH है, OR है, R है, SR है, ठीक है, NHR है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हैलाइड ग्रुप है जैसे कि क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है। अगर ये ग्रुप है तो इनको बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। समझ गए बच्चों कि यहां पर ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इनको ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, because they activated benzene ring for electrophilic substitution। समझ गए ना? मीन्स बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूशन है उससे ज़्यादा रेट या उससे कम एनर्जी में ही ये, मतलब अगर हम ये कहें कि ये X है और ये है E ग्रुप, तो इनका जो ग्राफ होगा, ठीक है बच्चों, वो इस तरह से होगा। ये है कि ये प्योर बेंजीन के लिए है, तो ये वाला ग्राफ है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, बेंजीन के लिए होगा, जहां पर ये जो है एक्स ग्रुप होना। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, मतलब ये कम एनर्जी में ही रिएक्शन को पॉसिबल करा देते हैं।
बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर ये ग्रुप है X तो इनमें ज़्यादातर लोन पेयर होता है, तो ये बेंजीन में क्या करते हैं कि अपना ये इस तरह से +R इफेक्ट डालते हैं, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो में और पैरा में क्या हो गई, बढ़ गई। एक बार यहाँ पे बढ़ गई और इस तरह से यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगी, या फिर और देख रहे हैं आप कि एक जगह और 2 बार ऑर्थो में और 1 बार पैरा में बढ़ रही है ऐसे। तो ये कहलाता है इनका ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है H2 NH2, फिर आ जाएगा क्या बच्चों OH, फिर आएगा OR, ठीक है, SH, इस तरह के ग्रुप है। इंटरमीडिएट जो आते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट में, समझ गए ना, ये किस में मिलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटरमीडिएट में जब जाओगे आप तो जैसे OCOR है या C6H5 है, ठीक है, NHCOR है या C6H5, इस तरह के ग्रुप हैं। और वीक में जो आते हैं, वीक में आ गए जैसे कि Cl है, Br है, I है, R है, इस तरह की। इनमें से बता दूं कि जो हैलाइड है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये कहलाते हैं डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप। समझ गए बच्चों, क्योंकि इनका जो -I इफेक्ट है मोर इफेक्टिव देन +R, और इसीलिए बेंजीन रिंग को जो है डीएक्टिवेट करते हैं, मतलब डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, या डीएक्टिवेट क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। ये है इनका माइनस इतना ज़्यादा है कि ये आने वाले ग्रुप को ज़्यादा जल्दी एंटर नहीं होने देते। तो इस तरह से ये मेटा है ऑर्थो पैरा। अब देखो एक और बता दूं कि अब आता है कि अगर मान लो रिंग में ये है Y ग्रुप और अब ये आता है इलेक्ट्रोफाइल और रिंग में इस तरह से अटैक करता है, यहाँ है Y और ये क्या है E, तो ये जो Y है ना ये कहलाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये क्या हो सकते हैं, देखो जैसे NO2 है, समझ गए बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग है CN हो गया, SO3H हो गया, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग R3N+ है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग NF3+ है, समझ गए ना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस तरह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ला देते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट में आ जाओगे जब, ठीक है, तो इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे ग्रुप आते हैं, जैसे COOH, COOR, COX, ठीक है, CONH2, इस तरह से C�BC और अगर आप बीक में जाओगे तो जैसे CF3, CCl3, है ना, NH3+, इस तरह के ग्रुप आते हैं। ये सब देखोगे कि ये जो है रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अगर ये ग्रुप जुड़े हैं, जैसे सपोज आपके पास यहाँ NO2 है, तो NO2 का जो -I है, -R है, ये पाई बॉन्ड को बाहर खींचेगा और इस तरह से रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज ला देंगी। तो जब ऑर्थो और पैरा में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो केवल एक ही पोजीशन इनमें बचती है जहां पर ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने की, ठीक है, टेंडेंसी रख सकते हैं, और वो कौन सी होती है, मेटा। तो केवल मेटा, मतलब मेटा क्या है, नॉट अफेक्टेड। देयरफॉर, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस कहाँ पर होगा बच्चों, टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन, इन मेटा पोजीशन में चलेगा। तो अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं कहूँ ये फिनॉल है और आपने इसमें नाइट्रेशन कराया, ठीक है, तो ये क्या होगा कि नाइट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा NO2, या फिर कहाँ पर हो जाएगा OH यहाँ है और NO2 यहाँ पे हो जाएगा।
लेकिन अगर सोचो आप कि इसी में दूसरी रिएक्शन अगर हम लें, ये वाली है नाइट्रेशन हो गई, और अब मान लो यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड लेके या ये है CHO, और अब इसका नाइट्रेशन कराएं और मैं पूछूं क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो आप तुरंत ध्यान रखोगे कि यहाँ पर आपको मेटा नाइट्रो बना देना है। क्यों? क्योंकि ये मेटा डायरेक्शनल है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल है। ध्यान रखें कि जो मेटा डायरेक्शनल है बच्चों, ठीक है, जो मेटा डायरेक्शनल ग्रुप हैं ऑल्सो कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या है बच्चों? ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। समझ गए ना कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें कि ये है, तो इनका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा वो ऐसे आएगा कि ये है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग के लिए, तो ये किसके लिए होगा? प्योर बेंजीन के लिए। मतलब इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए है। और अगर मैं कहूँ कि इसी में तीसरा और बना दें कि ये है इस तरह से, ये है, तो ये किसके लिए है बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए, इस तरह से। तो ये ग्राफ इस तरह से इनकी एनर्जी में भी चेंज आता है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये है मेटा डायरेक्टिंग नेचर वाली ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सा ग्रुप अगर बेंजीन में पहले से है तो कौन दूसरा जो एंटर करेगा उसका। एक और लास्ट बता दूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, ये है। समझ गए बच्चों कि डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है तो क्या होगा? तो पहला है कि बोथ ग्रुप शो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप। ये है कि अगर दोनों ग्रुप जो जुड़े हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल वाले ग्रुप हैं, तो देन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंटर्स इन, ठीक है, पैरा पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, इफ पैरा ऑलरेडी, ठीक है, क्या है? ऑक्यूपाइड है, ब्लॉक्ड है मतलब, देन ई एंटर्स इन ऑर्थो ऑफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ गए बच्चों कि अगर रिंग में जैसे मैं ये कहूं कि यहां पर O ये है NH2 और यहाँ क्या है OH, ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो इलेक्ट्रोफाइल आता है तो आप ध्यान रखें कि ये NH2 है और ये क्या था? OH। समझ गए ना? तो यहाँ पर एंटर कर जाएगा इस तरह से। अब मान लिया जाए कि ऐसी कंडीशन बन रही है कि यहाँ NH2 है और यहाँ OH है और अब एंटर आता है ग्रुप करने, तो अब कहाँ एंटर करेगा? तो आप इसको कहाँ एंटर करा दोगे? ये है NH2 और यहाँ पर आएगा ऑर्थो और ये ब्लॉक्ड है OH ऑर्थो, तो ये हो गई। अब मान लिया जाए तीसरी कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर OH है, ठीक है। अब आप उसमें एंटर कराना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इसकी ऑर्थो और इसकी पैरा यहाँ पर एंटर कर जाएगा ग्रुप NH2 की इस पोजीशन में, इस तरह से। क्यों? क्योंकि वो उसकी ज़्यादा इफेक्टिव होगी ऑर्थो पोजीशन, तो और पैरा के लिए भी डोमिनेंट है वो। समझ गए ना? तो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा कि उसकी ऑर्थो पोजीशन में, क्योंकि ये माइनस ज़्यादा इफेक्ट डालेगा और ये कम माइनस, तो इसकी ऑर्थो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये तो हो गई जब दोनों ग्रुप क्या हो बच्चों? ऑर्थो पैरा। अब बोथ ग्रुप अगर ऐसा लिखा है, बोथ ग्रुप्स, ठीक है, मेटा डायरेक्शनल, ये है, तो जो ई होगा, ठीक है, ध्यान रखें, एंटर्स इन मेटा ऑफ
स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ गए बच्चों कि अगर मेटा, जैसे यहां पर ऐसे देखो आप, जैसे यहां पर है NO2, ठीक है, और यहां पर है CHO। अब मान लिया जाए कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो इसकी मेटा ये है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो इसकी मेटा पोजीशन में एंटर करेगा, मींस यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लिया जाए कि दोनों ग्रुप मेटा में है एक दूसरे से, ये भी इधर और यहां भी इधर, तो फिर सबसे फेवरेबल कंडीशन दोनों की मेटा ही होगी। और इस तरह से यहां NO2 है, यहां CHO है, तो ये इधर एंटर कर जाएगा। अब सोचो कि यहां पर ऐसी कंडीशन बन रही हो कि यहां NO2 है और यहां CHO है, तो अब ये कहां एंटर करेगा, तो फिर जो स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्शनल ग्रुप है उसकी मेटा पोजीशन में, मींस यहां पर एंटर कर जाएगा। समझ गए ना कि देखो, तो मैंने तीनों कंडीशन बता दी कि दोनों इस तरह से ये वाले ग्रुप हो गए, ऑर्थो और पैरा वाले हो, दोनों मेटा डायरेक्टिंग हो, इस तरह से तीसरे को एंटर कराना है। अब तीसरा जो इफेक्ट है कि ऑर्थो पैरा प्लस मेटा डायरेक्टिंग दोनों हो। समझ गए बच्चों? तो पहली कंडीशन है कि जो E प्लस ग्रुप होगा, ठीक है, वो एंटर होगा, एंटर्स इन इफेक्टिव साइट ऑफ बोथ ग्रुप, जहां दोनों के लिए, ठीक है, रेनफोर्स कंडीशन बन रही हो। देखो कैसे, जैसे मैं ये कहूं कि यहां पर है OH ग्रुप, समझ गए बच्चों, और यहां पर है NO2, और अब इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो देखो इसके लिए ये और इसके लिए ये इफेक्टिव होगी, दोनों के लिए एक ही पोजीशन इफेक्टिव हो रही है, तो इस तरह से OH की यहां पर E एंटर हो जाएगा, ऐसे। समझ गए बच्चों कि जहां के दोनों के लिए इफेक्टिव होगा वहां पर एंटर होगा। अब मान लिया जाए कि यहां पर OH है और यहां NO2 है, ठीक है, अब आने वाला ग्रुप कहां एंटर करेगा, ये है। तो इस ग्रुप के लिए जो सबसे इफेक्टिव साइट है वो कौन सी होगी, तो ध्यान रखें कि इसके लिए जो एक, जैसे यहां पर और यहां देखो आप, तो यहां NO2 का -I इफेक्ट है, -R भी है, यहां पर अगर आप देखें तो +R है, -I, तो इसीलिए ये जो ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होगा, वो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर मिल जाएगी, किस पोजीशन में, इसकी ऑर्थो पोजीशन में। तो इस तरह से वो ऑर्थो पोजीशन में एंटर कर जाएगा, क्योंकि यहां पर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां कोई मतलब नहीं हो OH का, NO2 के लिए भले इफेक्टिव है लेकिन OH के लिए इफेक्टिव तो नहीं है, तो ऐसा एंटर होगा। और तीसरा और समझ ले, तो देखो दो तो बता दी मैंने, पैरा में थे, मेटा में था। अब मान लिया जाए कि OH यहां है और NO2 यहां है, तो अब कहां पर एंटर होगा नया ग्रुप, तो देखो इसके लिए ये इफेक्टिव है, इसके लिए ये इफेक्टिव है, तो इसीलिए यहां एंटर हो जाएगा ये, ठीक है, OH यहां, NO2 यहां, और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो बात क्लियर हो गई, मैंने सब बता दिया, तीनों अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब मान लिया जाए कि एक रिंग ऐसे है और एक बेंजीन रिंग ऐसे है, यहां पर है C डबल बॉन्ड और यहां पर है NH, मैं कहूं यहां पर नाइट्रेशन कराना है, तो आप किस में करोगे, तो देखो यहां पर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये क्या है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग, और ये जो ग्रुप जुड़ा है ये है ऑर्थो पैरा, तो ये एक्टिवेटेड होगी, ठीक है, एक्टिवेटेड रिंग, और ये क्या हो जाएगी बच्चों, डीएक्टिवेटेड रिंग। तो इसका मतलब है कि अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा दोनों में से, कि यहाँ CO रखो आप और यहाँ NH, तो यहाँ पर जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो यहाँ पर NO2 जुड़ा होगा। अब ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि एक ऐसा रिंग है, यहाँ O है, फिर यहाँ CO है और ये एक रिंग है, समझ गए बच्चों,
और एक रिंग ये है। अब मैं कहूँ कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एंटर कराना है, तो देखो बच्चों ये वाली रिंग जो है, ठीक है, ये जो ग्रुप देख रहे हैं ना, मेटा डायरेक्टिंग है, ये कैसा है मेटा, और ये कैसा है बच्चों ऑर्थो पैरा। तो ये जो रिंग है ये क्या है एक्टिवेटेड रिंग, ये डीएक्टिवेट होगी। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, ये रिंग छोड़ दो आप, मतलब मेटा डायरेक्टिंग रिंग में कुछ भी नहीं होगा, वो डीएक्टिवेट है। तो ऐसे में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन दिखाई देगा वो यहाँ मैन दिखाई देगा, क्योंकि ऑर्थो में थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो जाएगी, ये बड़ा ग्रुप है इस तरह से। तो ये भी अच्छी तरह से आप समझ गए कि कहाँ कौन से ग्रुप को हमें एंटर कराना है। तो ये था हमारा कुल मिला के ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा मैंने आइसोटोपिक इफेक्ट बता दिया, ठीक है, सारे ग्रुप्स का अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं समझता हूँ अब आपको कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कहें कि इस तरह से हमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये था कुल मिला के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।